नमस्ते दोस्तों, गौरव त्रिपाठी एक बार पुनः आप सभी के सामने उपस्थित है। एक नए टॉपिक के साथ संविधान की श्रृंखला चल रही है और एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। टॉपिक का नाम मेरे ऊपर लिखा हुआ है, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। देखिए, सबसे पहले इसकी इंग्लिश आपको बता देता हूँ, जिससे बार बार, क्योंकि ये इतना लंबा शब्द नहीं बोल के कैग बोलूँगा तो आप समझ जाएं कि कैग होता क्या है। तो भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को इंग्लिश में कहते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो कंट्रोलर का सी, ऑडिटर का ए और जनरल का जी, ये कंबाइंड होके बनता है कैग। तो जो आप कैग सुनते हैं वो यही महालेखा परीक्षक होता है, इसको आप कैग भी कहते हैं, कैग। अब देखिए, कैग के विषय में जानते हैं। सबसे पहले आपको थोड़ा सा सतही बताते हैं, कैग की जानकारी देते हैं और फिर घुसते हैं अंदर कैग के विषय में। तो बहुत सारे पदों के विषय में जैसा कि आपने पढ़ा मुझसे, वैसा ही ये भी एक पद है, इसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। जैसे आपने प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी, ऐसे बहुत सारे पद पढ़े जिनकी नियुक्तियां राष्ट्रपति करता है। वैसा ही ये भी एक पद है। जैसा आपने महान्यायवादी में पढ़ा कि वो एक न्याय से संबंधित यानी कि कानून से संबंधित अधिकारी होता है, सबसे बड़ा भारत सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। तो आप ऐसे ही समझ सकते हैं इस पद को, यानी कैग को, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को, कि ये लेखा से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा अधिकारी होता है। लेखा क्या होता है? आय और व्यय, जैसा कि आप जानते हैं। और जानते क्या है, ये तो बहुत कॉमन सी बात है कि सरकारें पैसे के लेन देन से ही चलती हैं। ये दुनिया, ये देश, ये सरकार सब पैसे से चलता है। भाई, सरकारें जो भी योजनाएं चलाती हैं, जो भी बजट लाती हैं, बजट में जो भी योजनाएं प्रस्तुत करती हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन करती हैं, सब पैसे से ही तो होता है। तो आय और व्यय, यानी जो पैसा सरकार को प्राप्त हुआ या जो पैसा सरकार ने खर्च किया, इन दोनों का लेखा तैयार करना और उसकी ऑडिट करना। कहने का मतलब ये है, जैसे आप देखते होंगे छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स में ऑडिटर जाते हैं, ऑडिट करते हैं, लेखा परीक्षण करते हैं। ऑडिट को कहते हैं लेखा परीक्षण करना, यानी जो भी आय और व्यय है, जैसे कोई पर्टिकुलर XYZ विभाग है, उस विभाग में एक वर्ष में कितना पैसा आया, तो ऑडिटर महोदय जाके ये चेक करते हैं कि इतना पैसा आया और इतना पैसा इन मदों में लगा, ये सही है या नहीं है, कितने प्रतिशत सही है। तो मोटा मोटी वही कहने का अर्थ है कि भारत सरकार का और राज्य सरकार का, यह दोनों ही समझने बड़े परम आवश्यक हैं। भारत सरकार और समस्त राज्य सरकारों के समस्त लेखाओं, समस्त आय व्यय के लेखाओं के ऑडिट करने वाला आदमी ऑडिटर महालेखा परीक्षक कहलाता है। अब देखिए, यह तो एक भूमिका हो गई, यह तो एक परिभाषा हो गई कि आप समझ गए कि सरकार जो भी पैसा खर्च करती है, जो भी आता है, उस पैसे के आय और व्यय को जांचने वाला, परीक्षा करने वाला, लेखा परीक्षण करने वाला, या बहुत कॉमन वर्ड में अगर बोले तो ऑडिट करने वाला जो ऑडिटर होता है वो ही महालेखा परीक्षक होता है, कैग होता है। लेकिन इतने भर से तो काम नहीं चलना है। ये तो एक सामान्य जानकारी, आपको तो पढ़ना है सब कायदे से, तब जाके परीक्षा में सवालों के जवाब दे पाएंगे। तो आइए आपको अब एक एक चीज पढ़ाना शुरू करते हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में भी आपको बताए हैं, एक बार पुनः यहां बताते हैं कि जब भी संविधान में किसी आप पद को पढ़ें, जैसे महान्यायवादी एक पद था, कैग एक पद है, प्रधानमंत्री एक पद था, मुख्यमंत्री एक पद है, मंत्रिपरिषद एक पद है, आगे भी बहुत सारे आप पद पढ़ेंगे। जब भी संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में किसी पद के विषय में पढ़े, तीन चीजों पे फोकस रखें। सबसे पहली चीज, उसकी नियुक्ति, उसका त्यागपत्र, उसके नियुक्ति के आधार, उसका कार्यकाल, उसकी योग्यता, ये जो एक बल लाइनर में, या एक कहना चाहिए कि जो प्रावधान, उस पद से जुड़े हुए जो प्रावधान होते हैं, जो प्रत्येक लेक्चर में मैं सबसे प्रारंभ में लिख देता हूं, तो सबसे पहले तो आपको वो पढ़ना है। यानी किसी भी पद के विषय में सबसे पहले आप उस पद से संबंधित प्रावधानों के विषय में पढ़ें। दूसरा, उस पद की कुछ शक्तियां हैं। भाई, संविधान में अगर किसी पद का वर्णन है तो वो सिर्फ ऐसे ही तो है नहीं, उसकी कुछ ना कुछ शक्तियां हैं, कुछ भूमिकाएं हैं, कुछ कार्य हैं, तो उनको आप पढ़ें। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है कि उससे संबंधित अनुच्छेदों को पढ़ें। तो ये तीन चीजें आपको लगभग हर पद में पढ़नी है। उस पैटर्न से ही पढ़ें, दिमाग में ये स्टोर रखें कि कोई भी पद हम पढ़ेंगे संविधान में,
ये 3-4 चीजें हमें पढ़नी हैं। चलिए फटाफट आते हैं। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, देखिए नियुक्ति, सारे पदों से इसकी नियुक्ति एक मामले में अलग है। बहुत आराम से, बहुत ही ठंडे मन से इसको समझिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। मेंस में बहुत सारे सवाल आते हैं, प्री में एक एक लाइन से इसके सवाल आते हैं। नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है, बहुत ध्यान दीजिए जो मैं कह रहा हूं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, मंत्रिपरिषद की करता है, महान्यायवादी की करता है, बहुत सारे पद होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। लेकिन ये जितने पद मैंने आपको पहले भी गिनाए हैं, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी, मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल, इन सब की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रसाद पर्यंत पद पे करता है। यानी राष्ट्रपति की इच्छा पर होता है कि वो कब इनका त्यागपत्र ले ले, कब इनको पद से हटा दे। हालांकि ऐसे ही नहीं हटा देता, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के मैटर में बहुत सारी कंडीशंस हैं, वो मैंने आपको संबंधित लेक्चर में बताई भी है। लेकिन मोटा मोटी आप ये समझ सकते हैं कि ये सारे पद प्रसाद पर्यंत होते हैं। लेकिन ये जो पद आप अपने ऊपर लिखा देखा पा रहे हैं, ये वो एकमात्र पद होता है मित्रों जिसकी नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है लेकिन प्रसाद पर्यंत पद नहीं होता। अर्थात इसकी नियुक्ति अवश्य राष्ट्रपति के द्वारा होती है, लेकिन ये उसी विधि से हटाया जाता है जिस विधि से उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश हटाया जाता है। और बहुत लंबा चौड़ा इसका प्रोसेस है। इसको हटाने का डायरेक्ट अधिकार कोई नहीं है, हटाया राष्ट्रपति के ही द्वारा जाता है, लेकिन प्रसाद पर्यंत पद नहीं है। सबसे पहली चीज याद रखें, तो नियुक्ति राष्ट्रपति करता है लेकिन प्रसाद पर्यंत पद नहीं है। कार्यकाल, कार्यकाल जितने प्रसाद पर्यंत पद होते हैं उसमें सिर्फ यह पड़ा होता है कि कार्यकाल राष्ट्रपति पर निर्भर है, कुछ निश्चित नहीं है, प्रसाद पर्यंत कार्यकाल है। लेकिन क्योंकि इसका पद प्रसाद पर्यंत नहीं है, इसीलिए इसमें 2 कंडीशंस हैं और उसमें से जो भी एक पहले फिट होती है वो उसका कार्यकाल है। पहली, या तो वो 6 वर्ष तक अपनी सेवा देगा, या तो 6 वर्ष तक सेवा देगा, या 65 वर्ष की आयु तक देगा। यानी मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है वो 61 साल में लगा, कोई व्यक्ति महालेखा परीक्षक 61 साल में बना, 61 साल उसकी उम्र है। अब 61 साल में अगर वो 6 वर्ष सेवा देगा तो 6 वर्ष की सेवा तो उसकी हो गई जाके 67 वर्ष की, और ये संभव नहीं है। तो या तो वो 6 वर्ष तक सेवा देगा या 65 वर्ष उसका पहले आ जाएगा। भाई इस कंडीशन में 65 वर्ष पहले आ जाएगा, 4 वर्ष में ही 65 वर्ष आ जाएगा आपका। तो चूंकि 65 वर्ष पहले आ गया है तो ये 6 वर्ष तक सेवा देगा या 65 वर्ष तक, यानी 65 वर्ष की आयु तक सेवा देगा। इसमें से जो कंडीशन पहले आती है वो फुलफिल होगी और उसी आधार पर इसका कार्यकाल होगा। यहां से आप एक चीज समझ सकते हैं, योग्यता का कोई स्पष्ट वर्णन संविधान में नहीं किया गया है और संसद के द्वारा योग्यता निर्धारित करने की बात संविधान में कही गई है। इस पद में त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को देगा, जब नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा तो त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को देगा। अब यहां पर आइए, पद से हटाए जाने की प्रक्रिया, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं क्योंकि ये प्रसाद पर्यंत पद नहीं है, प्रारंभ में ही बताया, इसीलिए कैग के को पद से हटाने के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने आपको प्रारंभ में बताया कि कैग को ठीक उसी परंपरा से हटाया जाता है जिस परंपरा से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। तो वो प्रक्रिया क्या है? वो प्रक्रिया तो आप उच्चतम न्यायालय के चैप्टर में, सुप्रीम कोर्ट के चैप्टर में बहुत विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा सतही बता देता हूँ कि पहले एक सदन से प्रस्ताव पारित होता है इस विषय में, फिर दूसरे सदन से प्रस्ताव पारित होता है। प्रस्ताव भी साधारण पारित नहीं होता, विशेष बहुमत से पारित होता है। एक तो साधारण बहुमत होता है 1/2 का यानी आधे का, और एक होता है विशेष बहुमत जिसमें 2/3 वोटिंग होनी चाहिए। तो विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित होता है और फिर जाके दोनों सदनों के बाद राष्ट्रपति के द्वारा इसको हटाया जाता है। तो बहुत लंबी प्रक्रिया है। अभी तक आपको बता दें, अभी तक के इतिहास में एक भी व्यक्ति को इस परंपरा के तहत त्यागपत्र नहीं दिलवाया गया है या नहीं हटाया गया। एक भी कैग के ऊपर यह इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। लेकिन आप ध्यान रखिए, परीक्षा में बहुत पूछा जाता है, पद से हटाए जाने की प्रक्रिया उसी तरह हटाया जा सकता है जिस प्रकार एससी यानी कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है। अर्थात कैसे हटाया जाता है? सदन के दोनों सदनों, संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत, एक एक शब्द पे ध्यान दें यहां पे, विशेष बहुमत यानी 2/3 बहुमत से उसके दुर्व्यवहार,
या अयोग्यता पर प्रस्ताव पारित करके। दो प्रकार से ही हटाया जा सकता है, तो दुर्व्यवहार करे या अयोग्य हो, इन दो कंडीशन से ही उसको हटाया जा सकता है। तो ये कुछ प्रावधान है इस पद से संबंधित, ये मुख्यतः से याद रखें। एक एक लाइन से क्वेश्चन आता है प्री में और खूब पूछा जाता है। तो ये प्रावधान है। अब आते हैं शक्तियों पे। देखिए, किसी भी पद को पढ़ते वक्त उनकी शक्तियां बहुत ही विशेषता से पढ़ें, क्योंकि ना सिर्फ यहां से प्री के क्वेश्चंस आते हैं, मेंस में सीधे सीधे पूछता है कि कैग की महालेखा परीक्षक की शक्तियों का वर्णन करिए। तो आपको बिल्कुल एज इट इज छाप देनी होती है, वहां कम से कम 8 से 10 शक्तियां आपको लिखनी है। और मैं यहाँ पे पॉइंट में इसीलिए लिखता हूं कि आप बहुत ही सहजता से समझें और एज इट इज जाके वहां छापें। देखिए, शक्ति में सबसे पहले आप वही डाल सकते हैं जो मैंने आपको बताया, जो इसका कार्य होता है। क्या कार्य होता है? ये केंद्र और राज्य दोनों ही। देखिए, यहां पे एक चीज याद रखें, अक्सर बच्चे गलती करते हैं ये, क्योंकि ये पद केंद्र में नियुक्त किया जाता है, क्योंकि ये पद राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, इसलिए कई बार बच्चों में ये कंफ्यूजन रहता है कि क्या राज्य की लेखाओं की भी ये जांच करता है? बिल्कुल करता है। राज्य की लेखाओं की भी जांच करता है, केंद्र की लेखाओं की भी जांच करता है। आगे आप पढ़ेंगे कि केंद्र की लेखाओं की जांच की रिपोर्ट राष्ट्रपति को ही देता है, यानी अपने नियुक्तिकर्ता को ही देता है, और राज्य की लेखाओं की जांच की रिपोर्ट राज्यपाल को देता है। लेकिन दोनों ही लेखाओं की जांच करता है। तो सबसे पहला तो उसका कार्य यह है कि लेखाओं की जांच करता है, लेखाओं का लेखा परीक्षण करता है। तो केंद्र और राज्य सरकार का मुख्य लेखा परीक्षक होता है। पहला कार्य तो यह है। दूसरा है भारत की संचित निधि और आकस्मिक निधि। अब यहां पे आप एकदम अपना माथा ठनकाइए। संचित निधि और आकस्मिक निधि तथा राज्यों की संचित निधि और आकस्मिक निधि से संबंधित सभी लेखों का परीक्षण करना। आप देखिए, संचित निधि क्या होता है, मेरे पुराने लेक्चर्स में आप जाके देखेंगे, मैंने वहां बहुत विस्तार से समझाया है। प्रत्येक सरकार की, यानी केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, उसके समस्त कार्य संचित निधि से ही होते हैं। तो संचित निधि और एक आकस्मिक विषयों पे, आकस्मिक समयों पे उपयोग की जाने वाली निधि होती है आकस्मिक निधि। संचित निधि का वर्णन 266 में है, जबकि आकस्मिक निधि का वर्णन 267 में है। यह मैंने पहले बताया भी है आपको। तो सरकारों की, यानी केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, उनकी संचित निधि और आकस्मिक निधि दोनों की ही सारी लेखाओं की, यानी उसमें कितना पैसा आया, सरकार ने कितना पैसा विनियोग लेखा से निकाला। अब ये विनियोग लेखा क्या होता है, ये भी आप पुराने लेक्चर्स में जाके देखें। संचित निधि से जब कोई पैसा निकाला जाता है तो एक विनियोग विधेयक पेश किया जाता है, तो उस विनियोग विधेयक पर एक विनियोग लेखा तैयार होता है। तो उस विनियोग लेखा के द्वारा संचित निधि से कितना पैसा निकाला गया, कितना डाला गया, वो सब लेखाओं का परीक्षण ये कैग करता है। ठीक है, देखिए, ये संचित निधि, आकस्मिक निधि, ये विनियोग लेखा, विनियोग विधेयक, इन सारे शब्दों को जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, अगर ऊपर ऊपर जैसे आप ये लाइन पढ़ लिए, लिखे भूल गए, लिखे और भूल गए। क्यों भूल गए? क्योंकि कॉन्सेप्ट तो क्लियर नहीं है, आपने ये संचित आकस्मिक सब तो पढ़ा नहीं है। तो इनको जाके लेक्चर्स में देखें, समय दें, लेकिन एक बार जब समझ विकसित होगी तो फिर भूलेंगे नहीं आप आसानी से। तो संचित निधि हो या आकस्मिक निधि हो, केंद्र की हो या राज्य की हो, पैसा निकालना डालना जो भी सरकार करती है, सारे लेखाओं की जांच करता है कैग। अगले पे आते हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के किसी विभाग द्वारा सभी ट्रेडिंग, मान लीजिए कोई डिपार्टमेंट है, किसी विभाग द्वारा, मान लीजिए उत्तर प्रदेश सरकार का या बिहार सरकार का पर्यटन विभाग है, और वो पर्यटन विभाग कोई ट्रेडिंग करता है या कोई विनिर्माण कार्य करता है, तो उसके सारे ट्रेडिंग और विनिर्माण कार्यों के लेखाओं की जांच भी कैग करता है। ये अंडरलाइन करके ऐसे आप लिखें और ऐसे ही समझें। केंद्र और राज्य की प्राप्तियों और व्यय का लेखा, प्राप्ति और व्यय का लेखा, जो कि मैंने आपको पहले लाइन में ही बता दिया। तो आप चाहें तो ये पहला पॉइंट और चौथा पॉइंट कंबाइन करके लिखें, या एक तरीके से ये एक ही है। मोटी मोटी बात आप ये समझें कि केंद्र और राज्य के लेखाओं का, समस्त लेखाओं का विवरण, लेखा परीक्षण कैग करता है। सिर्फ केंद्र का नहीं करता, राज्य का भी करता है। अगले पे आइए, देखिए, जो कि मैंने आपको भी पहले ही बताया था कि केंद्र की भी लेखाओं का परीक्षण करता है, राज्य की भी लेखाओं का परीक्षण करता है। केंद्र की लेखाओं के परीक्षण रिपोर्ट को राष्ट्रपति को सौंपता है, और राज्य की लेखा परीक्षण की रिपोर्ट को राज्यपाल को सौंपता है, जो राज्य का मुखिया होता है। अब इसके आगे क्या होता है,
राष्ट्रपति को जो रिपोर्ट वो सौंपता है, राष्ट्रपति उसको सदन में पेश कराता है, राष्ट्रपति उसको सदन के पटल पर रखता है। और सदन के पटल पर रखने पर, यहां लिखा नहीं है लेकिन जब आपको मैंने संसदीय समितियां पढ़ाई हैं वहां पे आप बहुत विस्तार से देखें जाके कि ये कैग की रिपोर्ट जो राष्ट्रपति को दी जाती है, राष्ट्रपति उसको सदन के पटल पे रखता है, सदन के पटल से वो कैग की रिपोर्ट जाती है लोक लेखा समिति में, और लोक लेखा समिति ही कैग की रिपोर्ट की जांच करती है। तो ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि कौन सी समिति कैग के रिपोर्ट की जांच करती है, या कैग के रिपोर्ट की जांच कौन सी समिति करती है? लोक लेखा समिति करती है। ये जो कैग होता है इसको लोक लेखा समिति का गाइड कहते हैं। आंख कान बहुत सारी संज्ञाएं दी जाती हैं, आगे आप पढ़ेंगे। तो यहां पर आपको जो मोटी चीज याद रखनी है वो ये कि केंद्र में अपनी रिपोर्ट ये राष्ट्रपति को देता है और राज्य में अपनी रिपोर्ट ये राज्यपाल को देता है। राष्ट्रपति उसको बाद में संसद में प्रस्तुत करता है और राज्यपाल विधानमंडल में प्रस्तुत करता है। ये दो चीजें याद रखें। राष्ट्रपति और राज्यपाल के निवेदन पे किसी अन्य संस्था, स्थानीय प्रशासन, और अगर ऑडिट करना आवश्यक समझता है राज्यपाल, तो राज्यपाल के निवेदन पे कैग किसी नगर पालिका का, किसी स्थानीय स्वशासन का भी ऑडिट कर सकता है। ये प्रावधान भी है, इसको भी याद रखें। किसी कर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, किसी कर या शुल्क के शुद्ध आगमों का निर्धारण का प्रमाणन भी यही कैग करता है। अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि लोक लेखा समिति का गाइड, मित्र, मार्गदर्शक, आंख और कान, ये सारी संज्ञाएं दी जाती हैं किसको? कैग को। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को ये सारी संज्ञाएं दी जाती हैं लोक लेखा समिति की। लोक लेखा समिति ही उसकी रिपोर्ट की जांच करती है। ये बहुत अच्छे से पढ़ें, ये चीजें देखिए ऐसे हवा में पढ़ने वाली नहीं है। आप किताबों से पढ़ लेते हैं और भूल जाते हैं। जब तक समझ नहीं बनाते हैं तब तक ये चीजें ऊपर ऊपर चलती हैं और पेपर में बिल्कुल ऊपर हो जाती हैं। तो बहुत कायदे से ये पॉइंट ऐसे ही लिखें, ये 8-9 शक्तियां लिखें और फिर 1-2 रिवीजन मारें। देखिए अब जब ये इतना गंभीर पद है कि ये प्रसाद पर्यंत है नहीं, राष्ट्रपति नियुक्ति करता है लेकिन निकाल नहीं सकता, तो कॉमन सी बात है कि इस पद को बहुत सी आज़ादियाँ दी गई हैं, बहुत सी स्वतंत्रताएं दी गई हैं। क्योंकि जब तक स्वतंत्र नहीं होगा, जैसे हमारी न्यायपालिका है भाई, न्यायपालिका को स्वतंत्र किया गया है, चुनाव आयोग को स्वतंत्र किया गया है। स्वतंत्र करे जाने से मतलब है कि ये एक तरीके की स्वतंत्र संस्थाएं, इन पे सरकारों का लगभग ना के बराबर बल है, प्रेशर है या कोई दबाव है। ये स्वतंत्र संस्थाएं हैं और अपनी कार्य योजनाएं स्वतंत्र तरीके से बनाती हैं, करती हैं। ठीक इसी प्रकार कैग का भी मामला है भैया। कैग पे अगर बहुत ज़्यादा दबाव होगा, कुछ उसे स्वतंत्रताएं नहीं दी जाएंगी। हालांकि नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और राष्ट्रपति, और आप जानते हैं कि राष्ट्रपति कोई भी नियुक्ति मंत्रिपरिषद के सलाह के बगैर तो करता नहीं है। मंत्रिपरिषद रखा ही इसीलिए जाता है, गठन ही इसीलिए होता है कि वो राष्ट्रपति को सलाह दे। अनुच्छेद 74 कहता भी है। तो बेशक उसकी नियुक्ति मंत्रिपरिषद की सलाह पे राष्ट्रपति के द्वारा होती है, लेकिन उसको बहुत सी ऐसी स्वतंत्रताएं दी गई हैं जिनके आधार पे वो अपने काम को बखूबी निभाता है। क्योंकि लेखा से संबंधित काम है, आय व्यय के परीक्षण से संबंधित काम है उसका। ऐसे में अगर बहुत ज़्यादा उसको इंटरफेयर किया जाएगा सरकारों के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, अन्य विभागों के द्वारा, मंत्रालयों के द्वारा, तो वो अपने उस काम को उतना अच्छे से नहीं निभा पाएगा, उतना बखूबी नहीं निभा पाएगा जितना बखूबी निभाने के लिए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, हमारे संविधान निर्माता, ने ये कहा था कि संविधान में अगर कोई सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी है या होगा तो वो कैग होगा। ये लाइन भी बड़ी पूछी जाती है, ध्यान रखें कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने कहा था कि संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे प्रमुख अधिकारी कैग होगा, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होगा। तो कुछ स्वतंत्रताएं उसके पद को दी गई हैं, उन स्वतंत्रताओं को याद रखें। 1-2 तो आप यही पढ़ चुके हैं। पहली स्वतंत्रता यही है कि यह प्रसाद पर्यंत पद नहीं होता, अर्थात राष्ट्रपति उसको ऐसे ही नहीं हटा सकता। सिर्फ कुछ चुनिंदा जो सिलेक्टेड, और वो भी संविधान में वर्णित प्रावधान हैं, उन पर ही पर्टिकुलर चल के हटा सकता है। दूसरा ये है, एक तो पहला आपने पढ़ा कि राष्ट्रपति केवल संविधान में वर्णित कार्यवाही से ही उसको हटा सकता है, ऐसे नहीं हटा सकता।
पद त्याग या सेवानिवृत्ति के बाद केंद्र और राज्य सरकार के किसी भी पद पर आसीन नहीं हो सकता, धारण नहीं कर सकता। मतलब अगर एक बार रिटायरमेंट हो जाता है या पद त्याग कर देता है तो किसी दूसरे पद पे नहीं आ सकता। वेतन संचित निधि पे भारित होता है, यानी संसद उसमें हेरा फेरी नहीं कर सकता, यानी बार बार बदलाव नहीं कर सकता, संसद के बदलाव से परित होता है, संचित निधि में बदलाव नहीं कर सकता। तो संचित निधि पे इसका वेतन भारित होता है, वेतन संचित निधि से मिलता है। एक बार पद त्याग कर देने पे केंद्र और राज्य के किसी भी पद पर काम नहीं कर सकता। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण तरीके से जो याद रखना है वो ये पहला वाला है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद नहीं होता, इसलिए सिर्फ संविधान में वर्णित प्रावधानों के आधार पर इसको हटाया जा सकता है। तो ये प्रावधान और ये शक्तियां और स्वतंत्रताएं, ये तीन चीजें आपको प्रमुखता से पढ़नी है। इनसे ही आपको सवाल मिल जाएंगे, 100% मिल जाएंगे। अब बचते हैं अनुच्छेद। कोई भी टॉपिक पढ़ें संविधान में अनुच्छेद जरूर पढ़ें। जैसे मंदिर जाते हैं तो बिना हाथ जोड़े लौटते हैं क्या? नहीं लौटते। हाथ जोड़े भी लौट आते हैं तो क्या आंख बंद किए बिना लौटते हैं? नहीं लौटते। अगर हाथ भी नहीं जोड़ते, आंख भी नहीं बंद करते, कम से कम वह काम तो करते हैं, कम से कम प्रार्थना तो करते ही हैं जिस काम से वहां गए हैं, वरना मंदिर किसी और ही काम से गए हैं आप। तो बस वही प्रार्थना करना ये है कि संविधान में कुछ भी पढ़ें तो सब कुछ, लेकिन कम से कम अनुच्छेद जरूर पढ़ लें, क्योंकि अनुच्छेद आपको मोटा मोटी समझ विकसित कर देगा। अब अगर अच्छे नंबर लाने हैं, अगर कंपटीशन क्रॉस करना है, कुछ करना है, तो ये पूरा मसाला भी पढ़ें, हर चैप्टर का पढ़ें। और अगर केवल सतह पे गोते लगाने हैं तब भी ये जरूर पढ़ लें। तो चलिए आइए, हर टॉपिक की तरह यहाँ भी कुछ अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 148 से 151 तक वर्णन किया गया है कैग का। तो 148 से लेके 151 तक वैसे तो 4 अनुच्छेद होते हैं, लेकिन आपको 2 अनुच्छेद बहुत विशेषता से यहाँ पढ़ने, जहाँ से मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं। 148(1) और 148(4। देखिए 148(1) कहता है भारत का एक कैग होगा, यानी एक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होगा। 148(4) कहता है कि कैग अपना पद छोड़ने के बाद, यही जो आपने ऊपर पढ़ा है ना यहाँ बिंदु 2 में, कि कैग अपना पद छोड़ेगा, फिर केंद्र और राज्य सरकार के किसी पद को नहीं ग्रहण करेगा, पात्र नहीं होगा, यही लिखा हुआ है 148(4) में। 151(1) और 2, ये 2 अनुच्छेद और पढ़ने हैं। एक कहता है केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट देगा और 2 कहता है राज्य सरकार को देगा। यानी ये जो आपने बिंदु 5 और 6 पढ़े हैं, यही आपके अनुच्छेद 151(1) और 151(2) है। देखिए, मेरे अनुच्छेदों को पहले ना लिखने या अंत में लिखने का कारण सिर्फ ये होता है कि आप मोटा मोटी एक बात समझ लें, और कई बार मैं इसको दोहराता भी हूं कि अनुच्छेदों में कुछ भी स्पेशल नहीं होता है। अनुच्छेदों में कुछ भी ऐसा स्पेशल नहीं है जो आपने पहले नहीं पढ़ा है या टॉपिक में नहीं पढ़ा है। तो मेरा प्रयास यही रहता है कि पहले आप टॉपिक कवर करें, और टॉपिक के ही जो कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं वही अनुच्छेदों में वर्णित हैं। तो वो आप स्टेटमेंट अनुच्छेदों के नंबर के आधार पर उसको याद रखें, लेकिन यहां से पढ़ने में कोई भी समझौता ना करें। तो इस पद को जब भी पढ़ें 2-3 चीजें बहुत गंभीरता से पढ़ें। पहला ये कि क्योंकि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद नहीं है, तो पद से हटाए जाने की प्रक्रिया बहुत गंभीरता से पढ़ें। यहां से बहुत सवाल आते हैं, पद से हटाए जाने की प्रक्रिया, इसको बहुत गंभीरता से पढ़ें। दूसरा क्या पढ़ें? क्योंकि ये लेखा से संबंधित काम है, तो इसके जो कार्य हैं, जैसे केंद्र में भी लेखा है, लेखा परीक्षण करता है, राज्य में भी लेखा परीक्षण करता है, किन किन निधियों की करता है, तो संचित निधि की, आकस्मिक निधि की। कि रिपोर्ट किन को सौंपता है? केंद्र में राष्ट्रपति को देता है, राज्यों में राज्यपाल को देता है। राज्यपाल और राष्ट्रपति कहाँ देते हैं? तो राज्यपाल विधानमंडल में देता है, राष्ट्रपति संसद में पेश करता है। एक हिडन क्वेश्चन जो यहाँ नहीं लिखा था, मैंने आपको बताया, राष्ट्रपति इसकी रिपोर्ट को संसद के पटल पे प्रस्तुत करता है, और संसद के पटल से वो रिपोर्ट जाती है लोक लेखा समिति को, जो उसका विधिवत परीक्षण करता है। तो यहां से क्वेश्चंस आते हैं। अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ें, और इसके बाद हम अगले चैप्टर में आपके सामने प्रस्तुत होंगे सुप्रीम कोर्ट के साथ, और सुप्रीम कोर्ट के बाद हम सीधे जंप मारेंगे राज्यों की तरफ, और 12-13 लेक्चर और बनाकर आपकी पूरी संविधान खत्म कर देंगे। काफी संविधान खत्म भी हो चुकी है,
लगभग आपकी 70-80% कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हो चुका है। 24-25 लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, डिटेल से जाके देखें। एक भी लेक्चर में आप ऐसा नहीं पाएंगे कि कुछ भी ऐसा है जो इस बोर्ड पे लिख के आपको समझाया नहीं गया है और बहुत अच्छे से नहीं समझाया गया है। फिर भी कोई प्रॉब्लम हुआ करे, कोई त्रुटि हो, कोई डाउट हो, उसको कमेंट में जरूर पूछें। चलिए बहुत जल्दी मुलाकात करते हैं। नमस्कार।